एटम बमों के जोर पर ऐठी है ये दुनिया, बारूद के ढेर पर बैठी है ये दुनिया। नमस्कार, यूक्रेन की राजधानी कीव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय यूक्रेन और रूस के बीच सुलगी आग की आंच में तप रही है ये दुनिया। क्या युद्ध होगा? अमेरिका का यह मानना है कि विश्व इस समय एक युद्ध के कगार पर है, क्योंकि रूस ने मन बना लिया है कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आकलन है कि यह हमला केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव तक, यहां तक यह हमला आएगा। यह हमला होगा या नहीं, यह कहने की स्थिति में इस समय दुनिया का कोई देश नहीं है, लेकिन शांति का प्रयास भी चल रहा है। कूटनीति, राजनीति और बातचीत, क्या क्या चल रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन इस समय तनाव लगातार कितना बढ़ता जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, और अगर यह आग सुलगती है तो इसका असर कहां कहां होगा, देखिए ये रिपोर्ट। This is the biggest Russian deployment there since the Cold War. По человеку такого общенационального масштаба. He invades Ukraine. There will be severe consequences. Ukraine never ever becomes member of NATO. It is going to be a disaster for Russia. Why they need 100,000 troops on the border, which they say are not for invasion but are for exercising. С праздником! С днем воссоединения! We would provide the defensive capability to the Ukrainian. As it is not legally for Russia to go in Ukraine and just ask for some territory or some resources. ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच में है। बस एक उकसावे की चिंगारी और ये दुनिया जल उठेगी। महाशक्तियों को ये मालूम है, परमाणु संपन्न राष्ट्र अध्यक्षों को इसकी पूरी समझ है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में उन्हें जंग भी जायज लग रही है। भले ही वो जंग विश्व को तबाही के तीसरे विश्व युद्ध में क्यों न धकेली। रशिया वॉर नहीं चाहते और वेस्टर्न नेशंस भी वॉर नहीं चाहते, क्योंकि इसकी बहुत कीमत पड़ेगी सबके लिए। रूस यूक्रेन सरहदों पर टैंकों की गड़गड़ाहट कम नहीं हो रही। नेटो सदस्य देशों के तेवर ऐसे कि जंग अब शुरू तब शुरू। किसी को दुनिया का दादा बनने के लिए इसी समय मौका दिख रहा है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालात ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के दंगल में बदल दिया है। सब अपने दांव चल रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच समझौते की जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। हथियारों की हनक सुनाई दे रही है और माइंड गेम चरम पर है। सवाल यह भी कि अमेरिका की पॉलिटिक्स क्या है। अमेरिका का तो अपना इंटरेस्ट है, जो रूस का जो दबदबा है, जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो इतना नहीं बढ़ जाए जिससे कि यूरोप के जो देश हैं उनके संबंध अमेरिका से कम पड़ जाए। पुतिन के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? हम यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हमने बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दोनों देशों में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना आएगी। और क्या सचमुच दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ पहुंच चुकी है? ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हो जाएगा
तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और वो एक दूसरे को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और क्या वाकई अब ये जंग ना टाली जाएगी? मैं समझता हूं कि लड़ाई से इस तरह के झमेले में कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो सकता और इससे इतना डिस्ट्रक्शन होगा, इतना पैसा खर्च होगा, इतनी ज्यादा लोगों के ऊपर, सिविलियन जेंट्री के ऊपर असर होगा। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे की पुतिन की जिद दुनिया देख चुकी है। उनका अंदाज हमेशा चौंकाता है। वो ग्लोबल मीटिंग्स के लिए परमाणु जहाजों का इस्तेमाल करते हैं, पनडुब्बियों में समंदर पर सवारी किया करते हैं। ये माना जाता है कि पुतिन ज्यादा सोच संकोच नहीं करते और यही वजह है कि उनके जंग से इनकार करने के बावजूद कोई ये मानने को तैयार नहीं कि वाकई जंग टल गई है। दुनिया इस समय लगभग दो फाड़ हो गई है। हालांकि भारत तटस्थ है, लेकिन अगर दुनिया के देशों की बात की जाए तो एक तरफ रूस और रूस के साथ विस्तारवादी चीन और दूसरी तरफ अमेरिका, यूक्रेन और नेटो के देश। हालांकि अमेरिका और नेटो के देश ये साफ कर चुके हैं कि वो अपने सैनिक यूक्रेन के बचाव के लिए नहीं भेजेंगे। अभी तो रशिया ना यूएस के साथ है ना चीन के साथ है, माने अलायंस में नहीं है। अगर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है यूक्रेन पे, तो सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा। रूस यूक्रेन के बीच तनातनी में अमेरिका तीसरा एंगल बना तो चीन ने अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा खोलकर परिस्थितियों को और जटिल बना दिया। यानी विश्व युद्ध का बिगुल साफ साफ बजता हुआ सुना जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और 9 देशों का समूह बुखारेस्ट 9 है, जिसमें रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 2000 सैनिकों को पोलैंड और जर्मनी भेजा है, जबकि जर्मनी से 1000 सैनिकों को रोमानिया। अमेरिका है जो नहीं चाहता कि रूस की इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़े इस इलाके में, क्योंकि वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह से रूस के ऊपर हावी रहे, रूस के ऊपर प्रेशर रहे और रूस जो है वो अपने पुराने सिचुएशन में प्री 1989 प्री 1990 के हालात में ना जा पाए, जो कि जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन के शायद ये ख्वाब होगा, ये ड्रीम होगा कि दोबारा सोवियत यूनियन को बना सकते हैं। तो ये खतरा जो है अमेरिका नहीं मोल लेना चाहता है। यहाँ वर्चस्व का खेल समझना होगा। चीन के सुपर पावर बनने की राह में अमेरिका ही सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर यूक्रेन विवाद के चलते रूस और अमेरिका युद्ध के मैदान में आमने सामने आए तो अमेरिका रूस यूरोप के बॉर्डर पर उलझ कर रह जाएगा और दक्षिण चीन सागर सहित कई इलाकों में चीन अमेरिका की गैर मौजूदगी का फायदा उठाएगा। चीन ने यूक्रेन के मामले में रूस का साथ 3 वजह से दिया है। सबसे पहला कि उसको साफ तौर पे नजर आता है कि रशिया जो एक बहुत पावरफुल अलाई है और उसका इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडो पैसिफिक में। दूसरा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर चीन के खिलाफ कुछ भी पेशकश होती है तो उसको रशिया का समर्थन गारंटीड होगा। तीसरा, नॉर्थ कोरिया और रशिया की सहायता से बड़े पैमाने पर वो अपनी दादागिरी जो है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी और एलएसी पर उसको कायम रख सकेगा। चीन आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन जिस तरह रूस के समर्थन में आया है उससे रूस को नेटो देशों की चेतावनियां बहुत परेशान नहीं कर रही और रूस का हर कदम जंग की ओर बढ़ रहा है। एयर डिफेंस, तोपखाने और अन्य साजो सामान से सुसज्जित रूस की करीब 100 बटालियन यूक्रेन के रूस और बेलारूस से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात हैं। हर बटालियन में करीब 1000 के आसपास सैनिक हैं। बेलारूस और रूस के बॉर्डर से 125 किलोमीटर दूर येलेनिया में रूस की सेना ने नवंबर 2021 से बड़ी गतिविधि शुरू कर दी थी।
जनवरी के अंत में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि सैनिकों ने बड़ी संख्या में हाईटेक हीटेड टेंट्स में रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन टेंट्स के ऊपरी हिस्सों पर बर्फ जमी हुई नहीं थी, यानी तैनाती बढ़ रही थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट सेंटिनल-1 यूरोप के एक एक हिस्से की तस्वीर हर 6 दिन में खींचता है। इससे गाड़ियों का पता तो नहीं चलता, लेकिन जो मानव निर्मित निर्माण होते हैं उनसे सैटेलाइट के रडार की तरंगें टकराकर वापस आती हैं और इससे अंदाजा मिलता है कि मूवमेंट हुई है या नहीं। यूरोपियन सैटेलाइट के डेटा का विश्लेषण करने से यह पता चला कि 23 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 के बीच रूस के सैनिकों को भारी तादाद में येलेनिया से यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजा गया। क्रीमिया के नोवोज़रनोय कैंप में फरवरी में अचानक सैनिकों की तादाद बढ़ गई। क्रीमिया में ही एक पुरानी और इस्तेमाल में न आने वाली एयरफील्ड के आसपास अचानक बड़ा कैंप बन गया और उत्तरी बॉर्डर पर रूस ने भारी तैनाती कर दी। और देखते ही देखते उत्तर, दक्षिण और पूर्व 3 दिशाओं से रूस ने यूक्रेन पर शिकंजा कस लिया। रूस ने जिन क्षेत्रों में सैन्य तैनाती की है उनमें से कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पुतिन चाहे ये दिखाने की कोशिश करें कि उन्होंने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि रूस अपने सैनिकों को विशेष रणनीति के तहत हटा रहा है। असल में वो किसी भी समय यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में है। और आइए अब हम आपको इस विवाद के इतिहास में लिए चलते हैं। एक ऐसा विवाद जिसने दुनिया की राजनीति की धुरी एक तरह से बदल दी है। 30 वर्ष पूर्व यूक्रेन को सोवियत संघ से स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आंतरिक अलगाववाद से यूक्रेन जूझता रहा। यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है वो रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने का हिमायती रहा है, और जो पश्चिमी यूक्रेन है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ बेहतर संबंधों का पक्षधर रहा है। और इसी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो और गहराता गया। 2014 के बाद जो स्थिति हुई उसके बाद से आंतरिक अलगाववाद और ज्यादा बढ़ गया और विवाद लगातार गहराता गया। यूक्रेन के इतिहास की जड़ें तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके आधुनिक इतिहास का नाता है रूस। उन्नीस 1917 राजशाही के खिलाफ रूस में सर्वहारा क्रांति हुई। इस क्रांति के नेता थे व्लादिमीर इलिच उलियानोव, जिन्हें दुनिया लेनिन के नाम से जानती है। इस क्रांति के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन आया और इसके 2 साल बाद आस पड़ोस के बहुत से देश संयुक्त सोवियत संघ का हिस्सा बन गए। इन्हीं में शामिल था यूक्रेन। 1991 में जब यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिला था सोवियत यूनियन से, तो उसके पहले सोवियत यूनियन का ये सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब था। यहां से एयरक्राफ्ट कैरियर भी मैन्युफैक्चर होते थे, आर्म्स और वेपन्स भी यहां पे मैन्युफैक्चर होते थे। तो जब इंडिपेंडेंस के बाद काफी इनके पास जो सामान बचा भी हुआ था उसको भी ये लोग इस्तेमाल किए और बाकी फैक्ट्रीज को भी ये लोग बरकरार रखकर इसमें काफी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स भी बनाना शुरू किए थे। फिलहाल अभी भी ये करीब 9th या 10th है दुनिया में वर्ल्ड एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। यूक्रेन से अलग होने के लिए हथियार उठा लिए, जिन्हें रूस ने सहयोग देना शुरू कर दिया। 14 के बाद रूस ने यूक्रेन में अलगाववादी शक्तियों को और मजबूत करना शुरू किया और इस समय भी अलगाववादी ताकतें यूक्रेन में हथियारों के साथ रूस की सेना के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। रूस की नीति साफ है, अलगाववादी शक्तियों को और मजबूत करना, यूक्रेन की एक तरह से बाह मरोड़ना और यूक्रेन के बहाने दुनिया की बाकी शक्तियों को एक तरह से अपने हित में राजी करना। 2014 में छिड़ी लड़ाई और क्रीमिया के कब्जे के बाद यूक्रेन में रूस विरोधी भावना ने जोर पकड़ लिया। यूक्रेन ने ऐलान कर दिया कि 2024 तक वो यूरोपियन यूनियन और नेटो सेनाओं के संगठन का सदस्य बन जाएगा, लेकिन रूस इसे अपने लिए खतरा मानता है। यूक्रेन जब से 1991 में आजाद हुआ है तब से अपने आप को एक आजाद देश की तरह से वो अपने आप को देखना चाहता है।
लेकिन रशिया जो है अभी भी यूक्रेन को एक टेरिटरी के तौर पे उसको मानता है, उसको एक फुल आजाद देश की तरह से नहीं देखता है। वो देखता है कि ये हमारा एक टेरिटरी है। और इसी प्रकार यूक्रेन में लोग चाह रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा बने, और यूरोपियन यूनियन के हिस्सा बनने के साथ साथ वो नाटो के साथ भी जुड़ना चाहते हैं। रशिया ये कतई नहीं चाहता है। रशिया नहीं चाहता है कि नाटो के फोर्सेस रशिया के इतने नजदीक आए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि रूस ने एक बड़ी रणनीति के तहत युद्ध जैसे हालात बनाए हैं। दो 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के ऊपर दखल देने के आरोप लगे। साथ ही 18,000 ऐसे लोगों के ऊपर साइबर अटैक के आरोप भी लगे जो अमेरिकी सरकार और कंपनियों के लिए काम करते हैं। इसके बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के सांकेतिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस चाहता है कि उसके ऊपर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं। वो नेटो या यूक्रेन की चेतावनी से नहीं रुकने वाला। We do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment. This may, of course, change. However, what we see today is that Russia maintains a massive invasion force ready to attack, with high-end capabilities from Crimea to Belarus. नाटो के जनरल सेक्रेटरी के बयानों का हमने अभी पता नहीं लगाया और ना ही हमें उसमें कोई दिलचस्पी है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। वो पहले से ही नाटो के नाकाम सेनापति हैं। इसलिए यदि हमारे पश्चिमी साथी इसके लिए तैयार हैं तो हम एक गंभीर वार्ता करेंगे। रूस की नीति है यूक्रेन की बाह मरोड़कर पश्चिमी देशों को बातचीत की राह पर लाना। रशिया के ऊपर काफी ऑलरेडी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, और रशिया के साथ अगर कोई देश जुड़ना भी चाहता है तो उस पर भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएस और नाटो लेड ट्रूप्स के और फोर्सेस से उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है। इन पाबंदियों को थोड़ा हटाने के लिए ये क्राइसिस को इस्तेमाल करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन और रशिया की। यूक्रेन क्राइसिस के साथ जब लोग नेगोशिएट करने के लिए आए तो ये सब थोड़े उनको कंसेशंस दिए जाएं, ताकि इन पर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए जो लगे हुए हैं उनको भी थोड़ा कम किया जाए। वैश्विक राजनीति में आक्रामक रुख भी एक पैंतरा ही है, जिससे एक नहीं बल्कि कई देशों के हित जुड़े होते हैं, और बातचीत सही दिशा में बढ़े तो हित सद भी जाते हैं। दुनिया की महाशक्तियां जब किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने लगे तो इसके कई मायने होते हैं, कई वजह हो सकती है। ये कूटनीतिक हो सकता है, राजनयिक हो सकता है, सामरिक हो सकता है, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। रूस और अमेरिका का विवाद यूक्रेन को लेकर एक तरह से तो यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने, यह भी हो सकता है, और है भी। दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप का विशाल गैस बाजार इसका एक बहुत बड़ा कारण भी माना जा रहा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर है। रूस की एक गैस कंपनी है गैसप्रॉम। ये रूसी सरकार की कंपनी है जिसके जरिए गैस और तेल से जो मुनाफा होता है वो रूस के सालाना बजट का करीब 40% होता है। गैसप्रॉम यूरोप में पाइपलाइन के जरिए सीधे गैस पहुंचाती है। यूरोप इस कंपनी का एक बड़ा बाजार है। वही यूरोपीय देश जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। मतलब ये कि अगर यूरोप में रूस गैस आपूर्ति घटा दे तो कई देश ठंड से जम जाएंगे। नॉर्थ गैस पाइपलाइन जो है ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा है। जिस तरह से यूरोप जो है पूरा गैस और फ्यूल के लिए रशिया पर ऑलरेडी निर्भर है, और थोड़ा बहुत जो पाइपलाइंस अभी जो फिलहाल यूरोप में जा भी रहे हैं वो यूक्रेन के भी थ्रू जाते हैं, जहां पे यूक्रेन को इससे ट्रांजिट फीस भी मिलता है। अब जो नॉर्थ टू गैस पाइपलाइन बनेगा वो यूक्रेन को भी बाईपास करेगा, जिससे यूक्रेन को भी एक इकोनॉमिक लॉस उससे जरूर रहेगा। जिस पाइपलाइन से रूस यूरोप तक गैस पहुंचाता है वो यूक्रेन और पोलैंड से होकर गुजरती है। इसके लिए दोनों देशों को 2-2 अरब डॉलर की ट्रांजिट फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन रूस अब नई पाइपलाइन बिछाकर दोनों देशों को गैस रूट से बाहर कर रहा है, और भारी भरकम रकम हाथ से निकलती देख
यूक्रेन और पोलैंड इसका विरोध कर रहे हैं। पुतिन सरकार पश्चिमी रूस से बाल्टिक सागर होते हुए उत्तर पूर्वी जर्मनी तक गैस पाइपलाइन बिछा रही है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन नाम की ये परियोजना 1200 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन से जर्मनी को हर साल करीब 55 अरब घन मीटर गैस की सीधी सप्लाई कम दामों पर मिलेगी। पहले के मुकाबले रूस का गैस एक्सपोर्ट भी 2 गुना हो जाएगा। अमेरिका को डर है कि ये पाइपलाइन यूरोप को रूस की ऊर्जा पर और अधिक निर्भर बना देगी। इसके चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जर्मनी और यूरोपीय संघ पर हावी हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका इस पाइपलाइन का विरोध कर रहा है। रूस इस पाइपलाइन को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकता है, तो अमेरिका अपनी गैस यूरोप में बेचने के लिए इस योजना में अड़ंगा लगा रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर शायद जर्मनी और फ्रांस उसका विरोध करें। जर्मनी की 60% एनर्जी जो है रशिया से आती है और जर्मनी साफ तौर पे जानता है, यूरोप साफ तौर पे जानता है कि किसी भी हालत में उस डेफिशिएंसी को ना तो अमेरिका या मिडल ईस्ट से पूरा किया जा सकता है। और अगर वो पूरा करते भी हैं तो उनकी जो कीमतें वो रशिया की कीमत से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है, जिससे यूरोप की इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। इस योजना में अड़ंगा लगा तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। यूरोप में ऊर्जा संकट की शुरुआत नवंबर 2021 से ही शुरू हो गई। जाड़ों में गैस के जरिए ही यूरोप के घरों को गर्म रखा जाता है। पहले गैस और अब तेल की कीमतों को भी आग लग गई। यूरोप में ऊर्जा संसाधनों की इतनी कमी है कि आम लोगों से लेकर उद्योगों तक का बिजली और गैस बिल बेहिसाब बढ़ गया है। दिसंबर 2021 में ही यूरोप और ब्रिटेन में थोक गैस के भाव 17% तक बढ़ गए। यूएसए कतई नहीं चाहता है कि यूरोप जो है बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए रशिया के ऊपर गैस के लिए। अब जिस तरह से रशिया ने बीच में गैस का सप्लाई भी कम कर दिया था, इसको एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि रशिया के हाथ में एक वेपन हो जाएगा जिसमें वो एनर्जी वॉरफेयर कर सकता है कि वो गैस और फ्यूल वहां पर यूरोप में सप्लाई ना करे या कम करे, जिसकी वजह से यूरोप के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, हर चीज का कमोडिटी का रेट्स बढ़ जाएंगे और एक अलग तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस रशिया क्रिएट कर सकता है यूरोप के अंदर। अमेरिका और रूस के राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक और वर्चस्व बढ़ाने वाले हित इस पाइपलाइन से जुड़े हैं। लेकिन 2 महाशक्तियों के वर्चस्व और हितों की जंग में ये पाइपलाइन अटकी तो यूरोप के कई देश ऊर्जा संकट से घिर जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब दुनिया के 2 देशों के बीच तकरार होता है या तनाव होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता ही है। चाहे आप अमेरिका और ईरान के बीच तकरार की बात करें या अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग की बात करें, असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति है। एक तरफ रूस भारत का पारंपरिक मित्र रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत की मित्रता लगातार मजबूत होती रही है। वहीं यूक्रेन और भारत के बीच संबंध भी बहुत घनिष्ठ रहे हैं। ऐसे में भारत का प्रयास निरंतर यही रहा है कि तनाव ज्यादा न बढ़े और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया 2 खेमों में बटी तो भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। न इधर न उधर, अपना रुख अलग। लेकिन उस दौरान भी रूस से दोस्ताना कायम रहा। अब एक तरफ भारत का ऑल वेदर फ्रेंड रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका जो यूक्रेन के साथ खड़ा है। ऐसे में सवाल ये कि भारत का रुख इस संकट की घड़ी में क्या होगा। भारत के ताल्लुकात बहुत ही उच्च दर्जे के हैं, रशिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। दोनों के ही हम स्ट्रेटेजिक अलाय हैं। हिंदुस्तान ने जो अभी तक पॉलिसी अपनाई है वो बड़ी फर्स्ट क्लास है कि एक पॉलिसी ऑफ एम्बिवेलेंस है। हम इक्वल डिस्टेंस रख रहे हैं दोनों से और साफ तौर पे हिंदुस्तान कह रहा है कि इस मसले का जो हल है शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में रशिया के
इंडिया के इस स्टैंड में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आएगा। उसके बावजूद कि अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो क्लियरली एक लाइन को अडॉप्ट करे। हिंदुस्तान की लाइन केवल यही होगी कि इसका समाधान जो है केवल और केवल शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। भारत को अपने हितों के लिए अमेरिका और रूस दोनों की जरूरत है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने मिलकर क्वाड संगठन बनाया और सामरिक सहयोग को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी दौरान भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदा और चीन के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ाया। ऐसे हालात में भारत किसी भी एक देश पर दांव लगाने की रणनीति से बच रहा है। साथ ही कूटनीतिक कोशिश ये भी है कि दोनों बड़े सहयोगियों का टकराव टाला जाए। भारत तो डेफिनेटली वॉर नहीं चाहते। भारत इस टेंशन को कम करना चाहेंगे। और दूसरी बात, अगर रूस और अमेरिका के बीच कोई एग्रीमेंट हो जाए तो भारत के लिए ये बहुत फायदा होगा, क्योंकि फिर अमेरिका का नजर ठीक से चाइना पे पड़ेगा और अमेरिका का प्रेशर इंडो रशियन रिलेशंस पे बहुत कम हो जाएगा। रूस और नेटो के बीच बढ़ते तनाव में भारत के लिए किसी का भी पक्ष लेना मुश्किल है। लिहाजा हमेशा से शांति का पक्षधर रहने वाला भारत संतुलन बनाने की कोशिश में लगा है। कोई साइड लेने के पक्ष में इस तरह से ओपनली नहीं है, लेकिन भारत एक रोल अदा कर सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक किसी तरह की मीडिएशन में आ जाए, किसी तरह का एक मैसेंजर जिसको कहते हैं दोनों के बीच में, ताकि अगर उनके बीच की जो गहर परेशानियां हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या उसमें भारत को मदद कर सकता है। लेकिन साथ ओपनली साथ लेगा, इस बात पे मुझे डाउट है। तो अगर भारत इसमें कोई मदद कर सकता है तो वो जरूर करेगा। लेकिन यह है कि देखिए, लड़ाई कोई नहीं चाहता है और लड़ाई से कोई अंतिम समस्या भी हल नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन रह जाएगा या एक साइड उसमें हमेशा परेशान रहती है। इसलिए डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो वो एक सबसे अच्छी बात होगी और मैं समझता हूं भारत का उसमें योगदान होना जरूरी है। यूक्रेन के विवाद पर अमेरिका और रूस दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी दुनिया लगभग दो खेमे में बंट गई थी। एक खेमा था अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों का और दूसरा खेमा था सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों का। 2022 में कुछ ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बनती दिख रही है। दुनिया ने दो बड़े युद्धों में दो बार बड़ी बड़ी तबाही देखी। यूरोप में लाखों मरे, जापान पर परमाणु बम गिरे। महाशक्ति बनने के रौब, रुतबे और जिद की आग में दुनिया चली। एक बार फिर यूक्रेन और रूस के विवाद में दुनिया के दरोगा कूद गए हैं, तो सूख चुके पुराने जख्म एक बार फिर हरे हो रहे हैं। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन रूस अमेरिका के बीच बढ़ी तनातनी का नतीजा ही था कि कोरिया दो टुकड़ों में बंट गया। अमेरिका और रूसी चीनी सैनिकों के बीच कई साल तक चली लड़ाई के बाद 1953 में नॉर्थ और साउथ कोरिया बना। विवाद आज तक कायम है। किम जोंग के हथियारों की होड़ दुनिया देख रही है। एशिया में रौब बढ़ाने के लिए 1960 के दशक की शुरुआत से पश्चिमी देश लगातार सैनिकों की तैनाती बढ़ाते गए। वियतनाम में ही 1,80,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हो गए थे। रूस चीन के प्रभाव वाले उत्तरी वियतनाम के इलाकों में अमेरिकी मौजूदगी के खिलाफ बगावत शुरू हुई और देखते देखते इसने वियतनाम युद्ध का रूप ले लिया। अगले कई साल तक वियतनाम दोनों गुटों की जंग का अखाड़ा बना रहा। एशिया में हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान अमेरिका और रूस के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग में बर्बाद हो गया। 1970 से चले आ रहे रूसी प्रभाव को घटाने के लिए अमेरिका ने 90 के दशक में तालिबान जैसे घातक संगठन को समर्थन दिया। जब वही तालिबान अमेरिका के लिए संकट बना तो अफगानिस्तान अमेरिकी बारूद से छल्लू हो गया।
युद्धों से अगर शांति होती तो अफगानिस्तान धरती का स्वर्ग होता। इसीलिए कहा गया था कि ऐसा कोई युद्ध नहीं जो अंतिम हो। अंतिम युद्ध उनके लिए होता है जो उसमें जान गंवाते हैं। अनिश्चितता के बादल इस समय यूक्रेन के ऊपर मंडरा रहे हैं। खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन से हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।